मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर है। गोल्ड और सिल्वर की चाल अगले हफ्ते कैसी रह सकती है, एस्ट्रो के मुताबिक, फंडामेंटल्स के मुताबिक और जो चीज़ें चल रही हैं दुनिया भर में उसके मुताबिक कैसा रह सकता है गोल्ड और सिल्वर का रुझान अगले हफ्ते के लिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि अगले हफ्ते सूर्य राशि बदलेंगे, मंगल कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। ये दोनों ही इवेंट बुलियंस के लिए बुलिश होते हैं। नॉर्मली सूर्य और बुध की युति बाजार में तेजी लेकर आती है। मंगल का कृतिका नक्षत्र में आना भी तेजी का कारक है। इसके अलावा और कौन सी एस्ट्रो इवेंट्स हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, इसके ऊपर वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते का रिव्यू देखते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ है। 5 जून की जो क्लोजिंग थी गोल्ड की 1,55,595 की थी। 12 जून की जो क्लोजिंग हुई है, जो शुक्रवार का जो क्लोजिंग हुई है, वो 1,50,528 हुई है। लेकिन ये नीचे बहुत चला गया था। उसके बाद 1% अप बंद हुआ है। ये खबर आई कि अमेरिका और ईरान में डील हो रही है। उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में तेजी आई और गोल्ड एमसीएक्स के ऊपर 1% के आसपास ऊपर बंद हुआ। लेकिन पूरे हफ्ते का जो डिफरेंस रहा वो 50-160 यानी कि 5,000 के आसपास का रहा और हफ्ते में गोल्ड ने एमसीएक्स पर 3.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया। इसी प्रकार हम गोल्ड को कॉमेक्स पर देखते हैं तो 5 जून की गोल्ड की क्लोजिंग थी 4,365 यानी कि 4365 और 12 जून की जो गोल्ड की क्लोजिंग रही है 4,238 यानी कि 4238 के आसपास। और 12 जून को कॉमेक्स पे जो गोल्ड बंद हुआ है वो 3% ऊपर बंद हुआ है। हमारा मार्केट पहले बंद हो जाता है, उधर बाद में बंद होता है, ये 3% ऊपर बंद हुआ है। तो ये टोटल हफ्ते का $127 डाउन है और परसेंटेज के हिसाब से गिनते हैं तो 3.20% लगभग 3.25% कॉमेक्स के ऊपर भी डाउन है। और सिल्वर की यदि हम बात करते हैं तो 5 जून की क्लोजिंग थी M6 के ऊपर 2,48,537 की। 12 जून की जो क्लोजिंग है वो 2,46,186 की है और 12 जून को जो हमारा MCX में बंद हुआ है वो 2.37% अप बंद हुआ है और जो पूरे हफ्ते का डिफरेंस निकलता है वो 2351 का निकलता है। लगभग 1% MCX के ऊपर नीचे बंद हुआ है गोल्ड सिल्वर सॉरी। और सिल्वर को कॉमेक्स के ऊपर यदि हम देखते हैं तो 5 जून की क्लोजिंग इसकी 69.10 थी, $70 तोड़ने के बाद नीचे बंद हुआ था। 12 जून को जो क्लोजिंग हुई है वो 67.97 यानी कि लगभग $68 के आसपास। ये 12 जून की जो क्लोजिंग है 6.25% के आसपास ऊपर है और ये डिफरेंस रहा है पिछले हफ्ते का $1.13 और इसको परसेंटेज में काउंट करते हैं तो लगभग 1.60 यानी कि 1.5% के आसपास नीचे बंद हुआ है। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल यदि हम देखते हैं तो फंडामेंटल सबसे बड़ा फंडामेंटल वॉर ही है, क्योंकि वॉर के अमेरिका और ईरान के बीच जो वॉर लगी हुई है उसके कारण क्या होता है, कई बार क्रूड बढ़ता है, उससे डॉलर इंडेक्स चढ़ जाता है। डॉलर इंडेक्स चढ़ता है तो गोल्ड और सिल्वर डाउन हो जाते हैं। डॉलर इंडेक्स चढ़ता है, इसके साथ साथ आपका बॉन्ड यील्ड भी चढ़ जाता है। तो बॉन्ड यील्ड और आपका डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है ऊपरी लेवल से। इस कारण हमें शुक्रवार को गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिली है। ये खबर आई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर मैसेज दिया कि जो चीज़ें हैं वो सेटल हो गई हैं और बहुत जल्दी ही समझौता हो जाएगा। वैसे अमेरिका की मीडिया और अरब की मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि अगले 24 आवर्स के अंदर ये समझौता हो सकता है, यानी कि आज हम शनिवार को वीडियो शूट कर रहे हैं, हो सकता है रविवार या सोमवार के अंदर अंदर ये समझौता हो जाए। ये समझौता होगा तो अल्टीमेटली क्रूड डाउन आएगा। जो मेरे पेज के ऊपर लगातार जुड़े हुए हैं या लाइव जुड़ते हैं, हम पिछले 1-1.5 महीने से लगातार बोल रहे हैं कि क्रूड में बहुत ज़्यादा जान नहीं है और वॉर एक्सटेंड होती हुई नज़र नहीं आ रही। हालांकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि आपस में कुछ ना कुछ इन्होंने फायर किए। पहले इसराइल और ईरान ने फायर किए, ट्रंप ने नेतन्याहू को थोड़ा सा हड़का के बोल दिया कि हमले मत करो और खुद बाद में उसके ऊपर हमला कर दिया और ये मैसेज भी कर दिया कि मैं खड़ग आइलैंड को के ऊपर कब्जा कर लूंगा। लेकिन बाद में इमीडिएटली विद इन 24 आवर वो बयान रिवर्स हुआ और पता लगा कि समझौता हो रहा है। और ये जो आपस में फायर एक्सचेंज था ये प्रेशर टैक्टिक्स थी ईरान के ऊपर और उस प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए अमेरिका ने ईरान को एक टेबल के ऊपर या एक समझौते के उस पर ले आया, क्योंकि अमेरिका अब लड़ाई शायद नहीं चाहता है और ईरान इजराइल को भी बोल रहा है कि लड़ाई ना की जाए और लेबनान के ऊपर हमले बंद किए जाएं। तो ये तो एक फंडामेंटल है जो वार का, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा इस हफ्ते में। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली यदि हम देखते हैं तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगले हफ्ते जो है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी। ये बहुत देर बाद हुआ कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। ब्याज दरें क्यों बढ़ानी पड़ी? क्योंकि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हाई साइड पे जा रही है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो
अमेरिका में जो गैसोलाइन जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं उसकी कीमतें $4.10 के आसपास है। ये नॉर्मली वार से पहले $2.5 के आसपास थी, ये $4.5 पहुंच गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कूल डाउन हो रही है। मई में हमने देखा है कि क्रूड 17% डाउन आया, तो उसका असर अमेरिका में क्रूड की कीमतों के ऊपर पड़ा है और ये नीचे आई हैं। और ट्रंप ये चाहते हैं कि वो इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आए, ताकि नवंबर में उनको मिड टर्म पोल में जाना है, जनता को जवाब देना है। बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में भी चल रही हैं, उनको विपक्ष को भी जवाब देना है, जनता को भी जवाब देना है। तो उस हिसाब से अब ट्रंप चाहते हैं कि थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए, और ये बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन ये लड़ाई रुकेगी उस दिन आपका क्रूड उसी लेवल के ऊपर वापस आ जाएगा या उससे भी नीचे आ सकता है। हालांकि जो सप्लाई है उसको नॉर्मल होने में भी समय लगेगा। बहुत सारा ऑयल इंफ्रा जो है उसके ऊपर अटैक हुए हैं, नुकसान हुआ है। चाहे आप कतर देख लीजिए, चाहे आप सऊदी अरब देख लीजिए, कहीं पर भी कुवैत देख लीजिए, बहुत सारी यूएई देख लीजिए, उनके ऑयल इंफ्रा के ऊपर कुछ ना कुछ जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं उसको नॉर्मल होने में समय लगेगा। हालांकि ओपेक लगातार अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है। प्रोडक्शन बढ़ाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी सप्लाई नॉर्मल होना एक दूसरी चीज़ है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि इसकी कीमतें डाउन आ जाएंगी, ऑब्वियसली डाउन आएंगी, लेकिन क्या वो फरवरी 28 के लेवल के आसपास आ जाएंगी जब वो 50-60 डॉलर की रेंज में था? तो अभी उसको शायद समय लग जाएगा, क्योंकि जैसे ये सप्लाई खुलेगी इमीडिएटली भारत जैसे देश या चाइना जैसे देश या बाकी देश जिनके पास इन्वेंट्री थी, क्रूड की इन्वेंट्री खर्च हुई है, तो अल्टीमेटली उस इन्वेंट्री को गैप को भरने के लिए लगातार डिमांड बढ़ेगी और डिमांड से वो कीमतें लगातार ऊपर बनी रह सकती हैं। हालांकि करंट प्राइस से नीचे आएंगी। $120 से हमने देख लिया कि आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो $81-82 के आसपास ऑयल ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से और नीचे गुंजाइश बनती है। तो ये तो एक फंडामेंटल हो गया। दूसरा, नेक्स्ट वीक जो इकोनॉमिक इवेंट है, हमने ईसीबी की बात की थी, इन्फ्लेशन की बात की है। नेक्स्ट वीक का जो सबसे बड़ा इवेंट है बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग है। ये 7:30 बजे है, 16 जून को अनाउंसमेंट होगी इसकी। 15 जून को भी मीटिंग है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट 7:30 बजे होगी, और इसके साथ ही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये टेंटेटिव टाइम है 7:30 बजे का, 7 बजे भी हो सकती है, कई बार 7:30 बजे होती है। तो ये क्या होगा यदि बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो क्योंकि बैंक जो जापान है वो ऐसा देश है जहां पर नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं मिलता बैंकों के पास पैसा रखने पर। यदि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो विदेशों में जो जापान का पैसा लगा हुआ है, चाहे वो इक्विटी में लगा हुआ है, चाहे वो बुलियंस में लगा हुआ है, वो वापस आना शुरू होगा, क्योंकि बैंक ऑफ जापान उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट दे सकता है। तो यहां पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ दबाव देखने को मिले। 16 जून सुबह बाजार में पोजीशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। और 16 जून को ही जो बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसका भी डिसीजन आएगा। ये 10 बजे के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया का जो बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसका डिसीजन 10 बजे के आसपास आएगा। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट 16 के हैं। इसके बाद 17 का यदि हम देखते हैं तो 17 को रात को 10 बजे 17 को रात को 10 बजे सॉरी 11:30 बजे फेड रिजर्व का अनाउंसमेंट होगा इंटरेस्ट रेट को लेकर। ये सबसे बड़ा इवेंट होगा। फेड के जो नए चेयरमैन आए हैं उनकी ताजपोशी के बाद ये पहली पॉलिसी मीटिंग है, और इस पॉलिसी मीटिंग से पहले कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने एक ट्वीट में कह चुके हैं कि जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से जॉब्स बढ़ी हैं, जो हमने पिछले वीक देखा था 85,000 जॉब का आकलन था ब्लूमबर्ग का, तो 1,72,000 जॉब क्रिएट हो गई थी। तो उनका यह कहना था कि इस समय फेड रिजर्व को इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इकोनॉमी का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए। तो उस बैकड्रॉप में नए फेड रिजर्व के चेयरमैन क्या करेंगे, ये 11:30 बजे 17 जून को जब हमारा बाजार बंद हो जाएगा उस समय ये अनाउंसमेंट होगी। क्या वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, क्या वो फ्यूचर के लिए कुछ व्यू देते हैं इस साल के लिए? पहले ये था कि फेड रिजर्व इस साल में 2 बार रेट कट कर सकता है, लेकिन रेट कट करने की बात तो अलग, अब रेट बढ़ाने की बात आ रही है। तो क्या वो अपना फ्यूचर प्रोजेक्शन देते हैं? क्या वो ये बोलते हैं कि यदि स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल गया है, क्योंकि जिस समय इवेंट होगा उस समय तक शायद ये समझौता हो चुका होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मस यदि खुल जाता है तो ऑयल प्राइस डाउन आएंगे, तो ये प्रेशर फेड रिजर्व के ऊपर से ईज आउट होता हुआ नजर आएगा। 11:30 बजे ये अनाउंसमेंट होगी और 12 बजे के आसपास रात को फेड की पीसी होगी, इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। 18 जून को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है 4:30 बजे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि ईसीबी पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है। इंग्लैंड की इकोनॉमी ऑलरेडी प्रेशर में है। हमने देखा कि अभी जो नंबर आए हैं आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो इंग्लैंड की इकोनॉमी के नंबर भी आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। तो वहाँ पर भी बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर कॉल लेनी पड़ सकती है। 18 जून को ही शाम को यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आएगा। ये इंपॉर्टेंट इवेंट होता है गोल्ड और सिल्वर के लिहाज से। इन सबके ऊपर और इस टाइमिंग को नज़र रखिएगा। यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी सी हिलजुल होती हुई बाजार में नज़र आ सकती है।
अब आते हैं एस्ट्रो के ऊपर। एस्ट्रो क्या कहता है? एस्ट्रो में देखिए गुरु और वीनस दोनों की युति बनी हुई है कर्क राशि में। ये युति मोटे तौर पर तेजी की कारक होती है। हालांकि युति बनते ही बाजार एक बार टूटा है, लेकिन हमने देखा है कि गुरु जब जब कर्क में रहे हैं, नॉर्मली कर्क में अपनी जर्नी के दौरान गोल्ड सिल्वर तेज हुए हैं। चाहे आप कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए, जब जब गुरु कर्क में थे। और सन मरकरी का कंजंक्शन जो है वो 15 जून को होगा। ये दोपहर के समय होना है। ये कंजंक्शन बुलिश है, ये बाजार में तेजी लाता है। एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह की युति तेजी लेकर आती है, और जो दो अशुभ ग्रह मिल जाते हैं या दृष्टि संबंध बनाते हैं तो और ज्यादा तेजी होती है। और मंगल 16 जून को कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे। ये सूर्य का नक्षत्र है। मंगल भी और सूर्य भी दोनों ही गोल्ड के कारक हैं, तो यहां पर मंगल का सूर्य के नक्षत्र में आना भी बुलिश देता है। 18 को जुपिटर पुष्य में आएंगे, शनि के नक्षत्र में जाएंगे, ये भी बुलिश होता है। 15 जून को 12:18 पर सन कंजंक्शन करेगा जेमिनी में, ये बुलिश है। 16 जून को 9:40 पर मंगल कृतिका में आएगा। 17 जून को 10:54 के आसपास सन और मून का व्यतिपात योग होता है, ये बेरिश होता है। ये टाइम याद रखिएगा, 17 जून सुबह 11 बजे के आसपास। और 18 जून 9:32 को रात को गुरु पुष्य में जाएंगे, ये इवेंट का समय याद रखिएगा। 19 जून को 9:34 पर गुरु और सूर्य 30 डिग्री एक्सिस पे आ जाएंगे। यहां पर हलचल होती है बाजार में, ये समय याद रखिएगा, ये सुबह का समय है। 14 जून को संडे को मून एंटर करेंगे मृगशिरा में, यानी कि ये रात को 10:13 पे एंटर करेंगे और जब सुबह बाजार खुलेगा तो मून जो है वो मृगशिरा में रहेंगे, ये बेरिश होता है। 15 जून को मंडे को 7:08 पे मून आर्द्रा में एंटर करेंगे, ये बुलिश होता है। 16 जून को ट्यूसडे को 4:12 पे मून एंटर करेंगे पुनर्वसु में, ये भी बेरिश होता है। ये चंद्रमा की, मैं इंट्राडे की मूवमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। 17 जून को वेडनेसडे को 1:36 पर मून एंटर करेंगे पुष्य में, ये भी बेरिश है। और 18 जून को थर्सडे को 11:32 पर मून एंटर करेंगे अश्लेषा में, ये भी बेरिश है। और 19 जून को फ्राइडे के दिन 10:06 पे मून एंटर करेंगे मघा में, ये बुलिश है। तो 2 दिन बुलिश नजर आते हैं, 3 दिन बेरिश नजर आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखिएगा, मून की जो मूवमेंट हो रही है वो दिन के समय में हो रही है। इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में हमें दिन के समय में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। तो ये वीडियो जो है वो आपकी जानकारी भर के लिए, ये निवेश सलाह नहीं है। इस वीडियो में दी गई टाइमिंग को इस्तेमाल करिए, टाइमिंग के मुताबिक देखिएगा मूवमेंट कैसे आती है, उस समय अपना ट्रेड जो है वो उसको मैनेज करिए। अदरवाइज ये निवेश सलाह नहीं है किसी भी प्रकार की, ना तो बेरिश साइड पे ना बुलिश साइड पे निवेश सलाह नहीं है। आप कोई भी निवेश करते हैं तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।